हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी टॉप 20 रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारे 4 से 5 पार्ट हिंदी के आ चुके हैं और निरंतर हम हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है उनको लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो हमारी राजपाल सिंह सीरीज है दोस्तों, उसके हमने 21 पार्ट कवर किए हुए हैं। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे 21 जो वीडियोस हैं वो पहले से उस पर डले हुए हैं और एक चैप्टर के लगभग 300 से 350 क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें देखने को मिला है। तो एक बार आप लोग वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करें, एक बार देखें उन जो क्वेश्चन सीरीज हैं वो किस तरह के आपको लगते हैं, क्योंकि एक दिन में हमने 200 से 300 एमसीक्यूज उस पर कराए हुए हैं। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। और साथ ही जो हमारी ये सामान्य हिंदी की टॉप रिविजन सीरीज चल रही है, आप लोग इससे भी ज़रूर जुड़े रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, अगर बात करें भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों जो हमारा अष्टम अनुसूची है, अष्टम अनुसूची में हमारा शामिल करा गया है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों हमारी 343 से 351 तक जो हमारी भाषाएं हैं उनका संक्षेप हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो दोस्तों क, ग, ड और ढ आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो अगर महाप्राण की अगर बात करेंगे तो ग और जो घ होते हैं ये दोनों ही हमारे महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ होंगी। अगर बात करेगी है कौन महाप्राण ध्वनि है, तो अल्पप्राण और महाप्राण दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो आपके अघोष होते हैं, एक आपके सघोष होते हैं। तो एक आपका सघोष अल्पप्राण होता है, एक अघोष अल्पप्राण, एक अघोष महाप्राण और एक सघोष अल्पप्राण और एक सघोष महाप्राण होता है। अगर उसी संदर्भ में देखें तो दोस्तों अगर इसमें अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारा ठ है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसमें दोस्तों, यानी कि जो हमारा ठ होगा, ठ हमारा इसमें क्या कहलाता है, एक महाप्राण ध्वनि कहलाती है, क्योंकि ट हमारी क्या कहलाएगी, अघोष अल्पप्राण कही जाएगी। तो जो ठ है दोस्तों वो अघोष महाप्राण कही जाएगी, इसीलिए जो हमारी ठ ध्वनि है दोस्तों ये हमारी महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्राइवर से बस चलाई नहीं जाती वाक्य में वाच्य है। अच्छा दोस्तों, जो ड्राइवर है उससे गाड़ी नहीं चलाई जाती है। अच्छा, इसमें कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, फिर भाववाच्य है, फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों ये हमारा एक कर्मवाच्य है, यानी कि ड्राइवर के द्वारा बस को चलाई नहीं जा रही है, यानी कि उसके कर्म की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या फिर अत्यधिक आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों मिष्ठान्न होता है और व्यावहारिक होता है और आधीन न होकर अधीन होता है। तो इसमें केवल एक ही जो वर्तनी है वो शुद्ध है, जो अत्यधिक की देखने को मिल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा पीपल शब्द का तत्सम रूप है, तो दोस्तों पिपल, पेपल, पीपल या फिर पीपर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारा पीपल होता है ये पीपल का हमारा तत्सम रूप होता है, यानी कि संस्कृत रूप होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों जो हमारे कृत प्रत्यय हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, फिर क्रिया के अंत में। तो दोस्तों लगभग क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है तो अधिकतर बच्चे इसको कर लेंगे। तो जो कृत प्रत्यय जुड़े होते हैं दोस्तों वो हमारे क्रिया के अंत में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह और चीज़ खरीद सकता है, या फिर वह हर चीज़ खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर सहृदय बनो। तो दोस्तों अगर संयुक्त वाक्य की जहाँ पर बात करेंगे तो कहीं पर अगर कोई ऐसे सेंटेंस जो किसी को जोड़ रहे होंगे और इसलिए अगर इस तरीके के शब्द जहाँ पर आएंगे तो आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि ये संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है। ऐसा वाक्य इसमें केवल एक ही है कि आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो दोस्तों कौन सी शैली है देखिएगा, वस्तुनिष्ठ शैली, वर्णनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली और हमारा सूचनात्मक शैली आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली इसका सही आंसर होता है, यानी कि जो समाचार लेखन है दोस्तों उसमें जो सबसे प्रचलित प्रभावी शैली है अभी तक की उसको उल्टा पिरामिड शैली के रूप में ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मामलों को नियमानुसार निपटाना,
मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना, इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर टिप्पण का मुख्य उद्देश्य देखें तो दोस्तों मामलों में नियमानुसार निपटाना इसका सही अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी और विष्णु प्रभाकर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र जो ये संस्मरण है ये हमारे मनोहर श्याम जोशी जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, सरोज, अम्बुद, नीरज और जलज आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची नहीं है, सरोज तो है, नीरज भी है, जलज भी है, लेकिन जो अम्बुद है दोस्तों ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा, ये हमारा बादल का पर्यायवाची होता है। फिर देखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। अच्छा दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक आपके पास ऑप्शन है। मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे कहने का मतलब है कि संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, आभ्यंतर का विलोम होगा। तो दोस्तों आभ्यंतर का जो विलोम है वो क्या होगा हमारा, अभियांतर होगा, अभियांतर, बाह्य या फिर भीतर। तो दोस्तों आभ्यंतर की अगर बात करेगा कहीं पर तो आभ्यंतर का मतलब बाह्य होता है, आभ्यंतर का मतलब अंदर है, तो अंदर का जो विलोम है वो बाहर होगा, तो आभ्यंतर का बाह्य हमारा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, रामलला नहचू किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, गजानन माधव, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों रामलला नहचू जो हमारी रचना है ये तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी या फिर कौरवी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारी मीराबाई थी, मीराबाई की जो हमारी मूलतः भाषा थी वह राजस्थानी थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वर्धा में, बेंगलोर, मदुरई या फिर चेन्नई आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो हमारा चेन्नई पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। देखिएगा, सेवादमन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, सेवादमन, कर्मभूमि, गोदान और रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवादमन, गोदान और रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान। अगर दोस्तों अगर एक भी क्रम आप लोगों को अगर अच्छे से पता हो तो एक के बाद दूसरा अगर आपको पता हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए पहला जो है वो सेवादमन है, उसके बाद रंगभूमि है, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान है। अगर कहें तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों ये इसका सही क्रम देखने को मिलेगा। यह घोड़ा अच्छा है मैं यह क्या है। तो दोस्तों यह घोड़ा अच्छा है मैं यह क्या है, तो यह दोस्तों हमारी एक सर्वनाम होती है। तो अगर सर्वनाम होती है तो ऑप्शन नंबर बी में ही एक मिल चुका है, यह क्या होता है, एक सर्वनाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट को हमारा हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है परिपत्र, पारपत्र, विदेश पत्र या फिर पहचान पत्र। तो दोस्तों पासपोर्ट को हिंदी में हमारा परिपत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उल्लेख का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अगर उल्लेख का संधि विच्छेद देखें तो देखिएगा, उतधन लेख, उलधन लेख और उतधन लेख और उलधन लेख। तो दोस्तों जहाँ पर हलंत का प्रयोग किया गया हमारा उतधन लेख, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के टॉप 20 रिवीजन सीरीज देखे। इससे पहले भी आप लोगों ने हिंदी के टॉप 20 जो रिवीजन सीरीज हैं उनको देखे होंगे। हम इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आप लोग सीरियल से, नंबर से आप इन सभी सीरीज़ों को देख पाएंगे और बेहतर अनुभव ले पाएंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, परिपत्र या फिर पारपत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों ही ऑप्शन इसमें जहाँ तक सही देखने को मिलेंगे। पासपोर्ट को हमारा परिपत्र भी कहा जाता है और पारपत्र भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही जहाँ तक है मेरे हिसाब से दोनों ही सही होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डाउटेबल रह रहा था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।